और कट्टरपंथी बाकी मुल्कों की तरह उसको तबाह करने में लगे हुए हैं। यहाँ भी भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अमन शांति नहीं चाहते, जो जिहाद की बात करते हैं। जो रिजल्ट आए हैं उसमें कहीं ना कहीं रिगिंग हुआ है, इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने उंगली उठाई है। पाकिस्तान का जो स्वभाव है, जो वहाँ के लोगों का स्वभाव है, वो आज भी भारतीय है। पुतिन ने कुरान शरीफ को हाथ में लेकर ये कहा कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कुरान शरीफ का, और ऑलमोस्ट 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हमारे देश को कमज़ोर नहीं कर सकता है। असल में अपने गिरेबान में झांक के देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि अगर हम हार रहे तो उसकी वजह क्या है। नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो बहुत ही परिपक्व, मंझे हुए इंसान हैं, पॉलिटिशियन मैं नहीं कहूँगा, और ये लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं ये, और ये चुप रहते हैं, ये बताते नहीं हैं, ये इनकी खासियत है। और इस तरीके से ये अपने लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि अल्टीमेटली मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ के देश हित में कौन क्या काम कर रहा है। मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त लेंस है जमाल साहब। वैसे तो टेक्निकली ये बीजेपी माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उसके आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ने जो टोपी पहनी है इस पे निगाह जा रही है लोगों की, कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? ये इसको ढाका टोपी कहते हैं। ये नेपाल से है और मैंने आज इसको ये पहनकर नेपाल को याद करने का काम किया है। नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? हमारा पड़ोसी देश भी है, भगवान श्री राम का ससुराल भी है, और उस नाते हम सब भारतीयों का ननिहाल भी है। तो हमने आज ननिहाल को याद किया है। हम सब भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने पड़ोसियों का, अपने भाइयों का, अपने सभी का ख्याल रखते हैं। उस दृष्टि से मुझे लगा कि आज हमें इस टोपी को पहनकर अपने ननिहाल को याद करना चाहिए, तो मैं याद कर रहा हूँ। आपने बड़ा ही खूबसूरत एक सिंबॉलिक मैसेज दिया है, लेकिन जब आप पड़ोसी की बात करते हैं तो हम बांग्लादेश को नहीं भूल सकते हैं। बांग्लादेश के बारे में क्या कहना है आपको? और श्रीलंका को भी नहीं भूल सकते हैं, वो भी पड़ोसी ही कहेंगे उनको। देखिए, भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया पाकिस्तान से। बांग्लादेश तरक्की के रास्ते पे चल रहा था, भारत ने दिल खोलकर उसका मदद किया। लेकिन कुछ समय से जो बांग्लादेश है वो कट्टरपंथियों के चंगुल में फंस गया है, और कट्टरपंथी बाकी मुल्कों की तरह उसको तबाह करने में लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी घटनाओं पे उन्होंने नज़र रखा हुआ है। बांग्लादेश में स्थिति सामान्य हो, वो फिर से विकास के पथ पे चले, उसका पूरा कूटनीतिक व्यवस्था कर रहे। और मुझे पूरी आशा है कि बांग्लादेश फिर से रास्ते पर आएगा, कट्टरपंथियों से छूटेगा और विकास के मार्ग पर चलेगा। वैसे ही श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी है, वहाँ भी अमन चैन हो, वहाँ भी खुशहाली हो, इसकी भी भारत सरकार पूरी चिंता कर रही है, समय समय मदद कर रही है। क्योंकि हम जब खुश होंगे, हम जब सुकून में रहेंगे, जब हमारा पड़ोसी सुकून में रहेगा। अशांत पड़ोसियों के साथ शांत रहना ये संभव नहीं है, और विकास पूरा जब भी संभव होगा जब सबका एक साथ विकास हो। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में भी काम कर रहे, पड़ोसी खुशहाल हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। जमाल साहब, एक बात, जब पड़ोसी की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान को हम कैसे मिस कर सकते हैं? उनके लिए क्या अभी प्रेजेंट असेसमेंट क्या है आपका? पाकिस्तान
जिस उद्देश्य से बना, जो उसकी स्थापना हुई, वो फाउंडेशन ही गलत हुआ। क्योंकि पाकिस्तान का जो स्वभाव है, जो वहाँ के लोगों का स्वभाव है, वो आज भी भारतीय है। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो आज भी, जैसे हम सब एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहते हैं, उस स्वभाव के हैं। लेकिन वहाँ के जो शासक हैं वो उनको जो है कट्टरपंथ की तरफ ढकेलना चाहते हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान को जो बनाया, तो जिन्ना का जो मकसद था वो सिर्फ कुर्सी हथियाना था। वरना वो जिन्ना जो शराब पीता था, वो जिन्ना जो सुअर का मांस खाता था, उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक? फिर भी उसने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया। उसी को उनके नेताओं ने फॉलो किया, सिर्फ सत्ता के लिए मारकाट किया। और वहाँ के जो सत्ताधीश लोग हैं उनको पता है कि भारत के साथ अगर मित्रता हुई तो उनकी सत्ता चली जाएगी, ये सारे लोग फिर भारत में मिल जाएंगे, फिर पाकिस्तान जो है वो भारत का अखंड हिस्सा बन जाएगा। इसलिए भारत से नहीं मिलना देना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान सिर्फ पड़ोसी नहीं है, दो भाई भी हैं। जिस प्रकार से भाइयों को अलग करके घर को कमज़ोर किया जाता है, वैसे ही जो विदेश की राजनीति है, जो विश्व की राजनीति है, जिनको लगता है भारत मजबूत ना हो, उन्होंने पाकिस्तान को शह देकर, गलत तरीके से शह देकर भारत के खिलाफ खड़े करने का काम किया है, भारत को कमज़ोर करने के लिए काम किया है। ये वो लोग भी कभी ना कभी फेल होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से वहाँ पर पाकिस्तान में अशिक्षा बढ़ रही है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में दंगे फसाद हो रहे हैं, पाकिस्तान स्थिर नहीं है। जवान साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान स्थिर नहीं है और बाकी लोगों को भी वो परेशान कर रहा है, बाकी मुल्कों को भी कर रहा है। बाबरी मस्जिद की मैं बात करूंगा कि 6 दिसंबर पास में ही है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में किसी ने भी चूं करके नहीं बोला, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। लेकिन लाल किला का जो घटना है, उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि पड़ोसी मुल्क ने एक्टिवेट किया था कुछ चीज़ों को, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत का मुसलमान है वो कुरान में, संविधान में आस्था रखता है। कुरान भी कहता है कि हमें जिस मुल्क में रहना है उस मुल्क के कानून को मानना है। संविधान भी कहता है जो हमारी संवैधानिक ढांचा है उसका आदर करना है, उसका मानना है। और सारे मुसलमानों ने माना। मैं भी कोर्ट के फैसले से पहले उसको मस्जिद मानता था। मेरी भी इच्छा होती थी कि नहीं, वहाँ मस्जिद रहे। जो हमारे भाई हिंदू भाई हैं उनकी इच्छा होती थी कि वहाँ मंदिर रहे। दोनों की इच्छाएं स्वाभाविक हैं, रहनी चाहिए, कोई इतराज की बात नहीं है। लेकिन जिस दिन कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नहीं, यहाँ मंदिर बनेगा, सबने स्वीकार किया, सबने जश्न मनाए। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों ने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए पैसे दिए, हम सब ने भी पैसे दिए, हम सब ने मेहनत किया, हमने जश्न मनाया। ये भारतीयता है। लेकिन यहाँ भी, भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अमन शांति नहीं चाहते हैं, जो जिहाद की बात करते हैं। उन लोगों की वजह से ही पहले अनपढ़ गरीब को गुमराह करते थे, इस्लाम के नाम पर बगलाते थे, उनसे जो है बम फोड़वाते थे, उनसे दंगे करवाते थे। और अफसोस की बात यह है कि आज तो पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर भी उसमें जा रहे हैं। तो ये चाहे देश के बाहर के लोग हों, चाहे देश के अंदर के लोग हों, इनके साथ सब सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ऐसे देश के दुश्मनों से निपटेंगे, उनको धूल में मिलाएंगे, वो चाहे देश के अंदर के हों चाहे देश के बाहर के हों, और पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हमारे देश को कमज़ोर नहीं कर सकता है। ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री ने करके रखी है। मुर्शिदाबाद से एक टीएमसी के पॉलिटिकल लीडर ने कहा कि हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये फ्लेयर अप करने के लिए, पोलराइज करने के लिए ऐसा किया गया है? देखिए, बार बार मुसलमानों को धर्म के नाम पे उकसाना, ये कहीं ना कहीं देशद्रोह है। अगर इस देशद्रोह को कोई करने की हिमाकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब उनको मस्जिद बनाना है, बिल्कुल बनाए, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों में अशांति फैलाना, 20 करोड़ मुसलमानों को पोलराइज करने की कोशिश करना, 120 करोड़ हिंदू भाइयों को आहत करने का काम करना, ये अगर कोई काम कर रहा है, ये नियत से कर रहा है, तो सही मानों में ये अपराध है और अपराधियों को उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो अपोजिशन है वो बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहा है, अगर मैं बिहार की बात करूं, कि जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें कहीं ना कहीं रिगिंग हुआ है, इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने उंगली उठाई है। उनका ये भी इल्ज़ाम है कि वोट को काटा गया है, एक्स्ट्रा वोट्स जोड़े गए हैं। तो ये सब कुछ सोशल मीडिया तो उसको बहुत वायरल कर रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, कहाँ तक सही है, कितना गलत है? देखिए, ये तो कोई आज से नहीं कह रहे हो, ये कांग्रेस के लोग शुरू से इसी बात को कर रहे हैं। कभी वोट चोरी की बात करते हैं, कभी ईवीएम मशीन की बात करते हैं, कभी वोट काट देने की बात करते हैं, पर वो असल में अपने गिरेबान में झांक के देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि अगर हम हार रहे तो उसकी वजह क्या है। अगर भाजपा जीत रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। हार और जीत का सही आकलन नहीं करते हैं, क्योंकि श्री राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो चमचाओं से घिरे हुए हैं, उनको कोई आना दिखाता नहीं है। उनकी जो बीमारी है वो दिमाग में है, लेकिन लोग घुटनों पे उनके मलहम लगाते हैं। ये इस वजह से बातें हो रही हैं। आप देखें, बिहार में जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में विकास किया है, एक लालू जी के जमाने का बिहार देख लें, लोग भूलते नहीं हैं, लोग बातों को याद रखते हैं, उस समय आने पे उसका बदला लेते हैं। किस प्रकार से अपराधी जो है वहाँ पर खुलेआम घूमते थे, अपराध करते थे, किस प्रकार से किडनैपिंग वहाँ पर व्यापार बन गया था, लालू जी के घर में जो है जाकर सुलह होता था। लालू जी किस प्रकार से शोरूम खुलवाकर लोगों की गाड़ियाँ निकाल कर अपने बेटी को शादी ब्याह में लगाते थे, और क्या नहीं हुआ बिहार में। छोटी मोटी घटनाएं हो जाना हम मान सकते हैं, लेकिन वहाँ तो नरसंहार होते थे। इन सब से बिहार त्रस्त था। बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, वहाँ पर बिहार के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती थी, इसलिए वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए बाहर से नहीं आता था। बिहार के लोग दिल्ली में आकर काम करते हैं, बिहार के लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में जाकर काम करते हैं। किस प्रकार से वहाँ पर उनको कठिनाई आती थी, लोग बिहारियों को भगाओ ये मुहिम भी चलाते थे, कितना अपमानित होने का काम करते थे लोग। माननीय नीतीश जी के सरकार में ये सारी बातों पे रोक लगा। बिहार के लोगों को शिक्षा की व्यवस्था की गई, बिहार के लोगों को रोजगार की व्यवस्था की गई, नए नए इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आए। माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार को विशेष पैकेज के रूप में वहाँ पर आर्थिक मदद किया, और सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलकर, नीतीश जी ने मिलकर बिहार को बदल दिया। अब उस बदले हुए बिहार में लोगों ने लालू को बदल दिया। लोगों को मालूम है कि लालू की पार्टी आना मतलब फिर से गुंडा राज लाना, फिर से जंगल राज लाना, तो इसलिए लोग उनको हरा रहे। कांग्रेस को लाना मतलब फिर से जो है भ्रष्टाचार को जगाना, अपराधियों को संरक्षण देना, तो इसलिए लोग उनको हरा रहे। पर नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाली बात जो है, ये अगर बार बार कांग्रेस करती है
तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उठने के बजाय और गिरने का काम कर रही है। इनको सही मानों में अपना आकलन करना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, क्या कमी है उसको दूर करना चाहिए। अगर एसआईआर होता है तो ये तो पहली बार नहीं हो रहा है, हर 5-10 साल में एसआईआर होता है। जो लोग इंतकाल कर जाते हैं उनका नाम काटा जाता है, जो प्लान कर जाते हैं उनका नाम काटा जाता है, जो युवा 18 साल के हो जाते हैं उनका नाम जोड़ा जाता है। ये तो प्रक्रिया, सामान्य सी प्रक्रिया हमेशा से होती हो जाएगी। वही बिहार में भी हुआ, वही देश में भी हो रहा है, लोग नाम जुड़वा रहे हैं, क्या दिक्कत है? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों का नाम डाल रही है तो कांग्रेस को भी चाहिए, आरजेडी को भी चाहिए कि वो अपने लोगों का नाम डाले। अगर कोई नाम छूट जा रहा है, प्रकाशित भी होते हैं नाम कि ये सारे नाम हैं, अगर कोई छूट गया है तो आप ऑपोजिशन लें, आप ऑपोजिशन लें, आम नाम डलवाएं, कौन मना कर रहा है? लेकिन इस तरह गुमराह करना, माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करना, ये देश देख रहा है और इसी की सजा देश देते हुए आ रहा है। जब जब इन दलों ने, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, ममता के दलों ने माननीय प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया है, देश ने उनको सजा देने का काम किया है। आगे भी अगर ये अपराध करेंगे तो ये देश की जनता उनको सजा देगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। देश को नई दिशा में लेकर जा रहे हैं, देश को शिखर पर लेकर जा रहे हैं। आज वो हैं तो देश में जो है खुशहाली आ रही है, आज वो हैं तो देश पूरे विश्व में एक मुकाबले में खड़ा हुआ है। आज उनके वजह से भारत का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। तो उनको गाली देकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, ये देश बार बार बता रही है और ये आगे भी होगा। जमाल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज नरेंद्र मोदी साहब एक बहुत ही वर्ल्ड के टॉलेस्ट लीडर हैं, टॉल लीडर हैं, और पुतिन साहब, व्लादिमीर पुतिन साहब रशिया से आए, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, एक ग्लोबल डेवलपमेंट है। पुतिन ने कुरान शरीफ को हाथ में लेकर ये कहा कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कुरान शरीफ का, और ऑलमोस्ट 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है। पुतिन ने ये भी कहा कि इनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। आप खुले तौर पे किस तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी ने ख़ास तौर पे किस तरीके से कॉन्फिडेंस जीता है मुस्लिम कम्युनिटी का हिंदुस्तान में? देखिए, सभी के धर्म ग्रंथों का आदर होना चाहिए, सभी के पूजा पद्धति का सम्मान होना चाहिए, सभी के पूजा स्थलों का संरक्षण होना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। यही तो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं मुसलमान हूँ, और मुझे इस बात का और ज़्यादा गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को मानने वाली पार्टी है। वो कभी नहीं कहते कि हम धर्म को नहीं मानते, बाकी सब पार्टियां कहती हैं हम धर्म को नहीं मानते। कांग्रेस में तो वो एक ही व्यक्ति कभी अमर बन जाता है, कभी अकबर बन जाता है, कभी एंथोनी बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जमाल सिद्दीकी है तो जमाल सिद्दीकी रहता है, अगर वो राम प्रसाद है तो राम प्रसाद ही रहता है, अगर वो जॉर्ज कुरियन है तो जॉर्ज कुरियन ही रहता है। उसको अपने पहचान को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। कांग्रेस ने हमेशा जो है ये भ्रम फैलाने की कोशिश किया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की दुश्मन है, इस्लाम की दुश्मन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना से लेकर आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुसलमान का किसी भी धर्म का अपमान हो या उसको नुकसान हो। आप देखें, अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 के विषय में आप चर्चा करें, अध्ययन करेंगे, तो जब पार्टी बनी तो उसमें 4 प्रमुख लोग जो थे, पहले थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। दूसरे थे मुरली मनोहर जोशी जी। तीसरे उस वक्त थे, अभी हैं, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे, दोनों को, मुरली मनोहर जोशी और हमारे श्री आडवाणी जी को, दोनों महामंत्री थे। और जो तीसरे महामंत्री थे वो हमारे दिल्ली के चांदनी चौक के सांसद हाजी सिकंदर बख्त थे। अब आप मुझे बताएं, अगर भारतीय जनता पार्टी
किसी धर्म विशेष के खिलाफ काम करने के लिए प्लानिंग करती या पार्टी बनाती तो हाजी सिकंदर बख्त को 25% की भागीदारी देती। मैं तो एक आसान भाषा में इसको कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को अपनी 25% की भागीदारी दी थी सिकंदर बख्त के रूप में। और उस सभा जहाँ सभा हुई थी, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, उस सभा का जो अध्यक्ष थे वो मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस मोहम्मद करीम छागला थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत में कोई शंका होता तो अध्यक्षता मोहम्मद करीम छागला को नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब भी अवसर आया है सबका साथ सबका विकास साबित करने का काम किया है। फिर भी अगर कोई इसको जो है झूठ बोलकर कहे, उसको गुमराह करने की कोशिश करे तो दोष देश को कमज़ोर करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेकर सबका विकास करने का काम किया तो है। फिर आपकी पार्टी ने लोगों को भारतीय टिकट क्यों नहीं दिया? मुसलमानों को जी टिकट क्यों नहीं दिया? मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म की भी दुश्मन नहीं है। मुसलमान का तो बिल्कुल नहीं है, इस्लाम की तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुसलमान कैसा होना चाहिए? मुसलमान डॉक्टर APJ कलाम जैसा होना चाहिए, मुसलमान रस खान जैसा होना चाहिए, मुसलमान वीर अब्दुल हमीद जैसा होना चाहिए, मुसलमान ब्रिगेडियर उस्मान जैसा होना चाहिए, मुसलमान कसाब जैसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को मुबारक हो कसाब को बिरयानी खिलाती है, हम तो कसाब जैसे मुसलमानों को जरूर सबक सिखाने का काम करेंगे जो नाम के तो मुसलमान हैं और इस्लाम और देश दोनों को बदनाम करने का काम करते हैं। उनको ठीक करने के लिए भाजपा जरूर सख्त कदम उठाती है और उठाना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जो कलामवादी थे उनको सीने से लगाया है, जो कसाबवादी थे उनको सबक सिखाया है। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो देश के दुश्मन है, वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, उनको सबक सिखाना चाहती है और देश का सारा राष्ट्रवादी मुसलमान उसके साथ है। थैंक यू। एक बहुत बड़ी बात जमाल साहब ने कहा है, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है टू ऑलमोस्ट 25 करोड़ मुस्लिम्स इन इंडिया। और जो NRI हैं, जो अब्रॉड हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, इस बात को सुन लें और समझ भी लें कि हिंदुस्तान में अगर परचम को बुलंद करना है और अपने आप को लेजेंड के रूप में लोग आपको याद रखें तो आपको APJ कलाम का द्वारा जो रास्ता चुना गया था उस रास्ते पे चलना है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि BJP हमेशा ऐसे लोगों के साथ है, उनको प्रमोट भी करेंगे, उनको एक लेजेंडरी रूप भी देंगे। और हमने ये देखा भी है कि स्कॉलरशिप के रूप में APJ कलाम साहब के नाम से इन्होंने बहुत यंग बच्चों की मदद भी की है और मुझे लगता है ये प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।